अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद ज़ी। मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में आपके साथ लेक्चर 12 तक डिस्कस किया था। आज के इस लेक्चर में हम लेक्चर नंबर 13 से स्टार्ट करेंगे। आई होप कि आपको वो पिछली वीडियो भी समझ में आई होगी और ये वाले जो लेक्चर हैं हमारे पास आज के, वो भी आपको समझ में आएंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ऑल्सो शेयर करें। आज का हमारे पास टॉपिक है मॉडिफायर्स एंड सेंटेंस टाइप्स। तो मॉडिफायर सबसे पहले देखते हैं कि मॉडिफायर किसको कहते हैं। मॉडिफायर कहते हैं अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच कैन ऐड अनदर ग्रुप ऑफ वर्ड्स। मतलब ये कि एक वर्ड के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन देना एक ही सेंटेंस में, उसको हम मॉडिफायर कहते हैं। एक वर्ड जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, शी इज़ एन एक्सीलेंट स्टूडेंट अमंग ऑल। अब ये मैंने एग्जांपल बोली है मॉडिफायर की, तो इसमें जो मॉडिफायर होगा वो एक्सीलेंट होगा। आपको अब मैं डिफ़ाइन करती हूँ कि मॉडिफायर किस तरह से होगा। कि हम लोगों के पास एक सेंटेंस है जिसमें हमने बोला शी इज़ एन एक्सीलेंट स्टूडेंट अमंग ऑल। अगर हम सिर्फ स्टूडेंट भी लगा देते तो हमें बात समझ में आ जाती, लेकिन हमने स्टूडेंट के साथ एक ख़ास वर्ड को ऐड किया है, उसकी इंफॉर्मेशन को बढ़ाया है और ज़्यादा इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की है स्टूडेंट से रिलेटेड। तो ये जो और इन्फॉर्मेशन दी है, जो मज़ीद इन्फॉर्मेशन दी है हमने सेंटेंस में, उसको हम मॉडिफायर कहते हैं। अनदर एग्जांपल अगर मैं आपके साथ डिस्कस करूं तो वो ये है कि स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्ड चॉकलेट्स आर माय फेवरेट। अब यहाँ पे जो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्ड है ये मॉडिफायर है, क्योंकि हमने चॉकलेट्स में अगर हम कहते हैं कि चॉकलेट्स आर माय फेवरेट तो हमें बात समझ में आ जाती, लेकिन हमने स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्ड चॉकलेट्स आर माय फेवरेट इसको ऐड किया है, हमने मज़ीद इन्फॉर्मेशन को ऐड किया है चॉकलेट की सेंटेंस में, इसलिए ये मॉडिफायर है। अब यहाँ पे अगर हम लोग इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं जो आपके नोट्स में लिखी है। मॉडिफायर्स आर द पार्ट्स दैट मॉडिफाई और डिस्क्राइब द कर्नल। Kernel means the basic clause. These words can be thought of as decorations because they elaborate on the essential parts of the clause. ये elaborate करता है, जो बाकी के parts होते हैं clause के उसको elaborate करता है, उसको हम modifier कहते हैं, जो मैंने आपको easy way में समझाई है इसकी definition। उसके बाद इसकी टाइप्स हैं, इसकी 4 टाइप्स हैं। एडजेक्टिव्स हैं, एडवर्ब्स हैं, अपोजिटिव्स हैं, प्रपोजिशनल फ्रेजेस हैं। तो सबसे पहले एडजेक्टिव मॉडिफायर को डिस्कस करते हैं। एडजेक्टिव मॉडिफायर क्या होते हैं कि दे मॉडिफाई द मीनिंग ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। ये मीनिंग कन्वे करते हैं नाउन का और प्रोनाउन का। इस तरह का क्लोज जिसमें जो है वो मॉडिफाई करता है नाउन को, उसको हम एडजेक्टिव मॉडिफायर कहते हैं। यहाँ पे एग्जांपल है नीचे जो हाईलाइट हुए हैं, उनको हम एडजेक्टिव मॉडिफायर कहते हैं। दिस इज़ एन अग्रेसिव टीम। अब यहाँ पे जो अग्रेसिव है वो हमारा मॉडिफायर है, एडजेक्टिव मॉडिफायर है। उसके बाद यहाँ पे आपको मज़ीद डेफिनेशन और एग्जांपल्स भी मिलेंगी। एडवर्ब मॉडिफायर देखते हैं। एडवर्ब मॉडिफायर कहते हैं जो मॉडिफाई करता है वर्ब को। जो जिस सेंटेंस में वर्ब से रिलेटेड हमें मोर इन्फॉर्मेशन मिलेगी और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी, उसको हम एडवर्ब मॉडिफायर कहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल दे सक्ड देयर थम्स लाउडली। अब ये जो लाउडली है इसको हाईलाइट किया गया है, बोल्ड किया गया है, क्योंकि ये एडवर्ब मॉडिफायर है। वर्ब से और ज़्यादा हमें रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल रही है। उसके बाद अपोजिटिव मॉडिफायर वो देखते हैं। दे आर नाउन फ्रेजेस दैट फॉलो एंड डिस्क्राइब अदर नाउन्स। ये वो कह रहे हैं कि ये नाउन फ्रेजेस हैं जो हमें डिस्क्राइब करवाते हैं दूसरे और नाउन्स का। तो यहाँ पे आप इसकी एग्जांपल देख सकते हैं। द चाइल्ड इंटेलिजेंट एंड स्ट्रॉन्ग लुक आफ्टर हर पेरेंट्स। अब यहाँ पे जो इंटेलिजेंट एंड स्ट्रॉन्ग है ये पॉजिटिव मॉडिफायर है, क्योंकि ये नाउन को और ज़्यादा डिफ़ाइन कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है अदर नाउन के साथ। उसके बाद प्रपोजिशनल मॉडिफायर है, इसका जो है दे आर डायरेक्शन और रिलेशनशिप वर्ड्स। अब ये हमें डायरेक्शन देता है और रिलेशनशिप वर्ड्स का हमें बताता है, उसको हम प्रपोजिशनल मॉडिफायर कहते हैं। यहाँ पे एग्जांपल है, मैं मदर ग्रेजुएटेड फ्रॉम द लॉ स्कूल इन मई। अब ये फ्रॉम द लॉ स्कूल इन मई ये हमें क्या डायरेक्शन दे रहा है, रिलेशनशिप बता रहा है, उसको हम प्रपोजिशनल मॉडिफायर कहते हैं। उसके बाद हमारे
आई होप कि आपको मॉडिफायर्स और उसकी टाइप्स समझ में आ गए होंगे। बहुत ज़्यादा इजी हैं, आप इनकी एग्जांपल्स के थ्रू और ज़्यादा देख सकते हैं कि इसका क्या मतलब है, आपको अच्छे तरीके से समझ आ सकता है। उसके बाद सेंटेंस की टाइप्स हैं। सेंटेंस क्या होता है, जिसमें हम सब्जेक्ट वर्ब को यूज़ करते हैं, ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हैं, अपनी सेंटेंस को अपने अकॉर्डिंग बनाते हैं और फिर हम लोग अपने जो नेक्स्ट पर्सन को है शेयर करते हैं समझाने के लिए। तो सेंटेंस की यहाँ पे टाइप्स हैं जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं। 4 तरह की टाइप्स हैं, सिंपल है, कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स है। तो सबसे पहले सिंपल है। इसमें क्या होता है कि वन इंडिपेंडेंट क्लोज होती है ओनली। अब इंडिपेंडेंट क्लोज क्या होती है, जो डिपेंड नहीं करती किसी दूसरी क्लोज पे, वो अपनी ही एक इंडिपेंडेंट होती है, उसको दूसरी क्लोज की ज़रूरत नहीं होती, वो प्रॉपर मीनिंग कन्वे करती है, उसको हम इंडिपेंडेंट क्लोज कहते हैं। अब यहाँ पे हमने इंडिपेंडेंट क्लोज यूज़ करनी है, हमने कोई भी दूसरी क्लोज को इसमें ऐड नहीं करना बात समझाने के लिए, क्योंकि ये अपना एक मीनिंग कन्वे करती है, उसको हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल बॉब वेंट टू द स्टोर। अब ये एक सिंपल सेंटेंस है जो इंडिपेंडेंट क्लोज है, प्रॉपर मीनिंग कन्वे कर रहा है, उसको हम लोग सिंपल सेंटेंस कहते हैं जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब है। उसके बाद कंपाउंड सेंटेंस है। इसका क्या मतलब है कि टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लोज ज्वाइंड बाय कोऑर्डिनेटेड कंजंक्शंस। अब यहाँ पे टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लोजेस, अब यहाँ पे दो तरह की इंडिपेंडेंट क्लोजेस हैं। इंडिपेंडेंट क्लोजेस मैंने आपको बताया है कि इंडिपेंडेंट क्लोजेस होता है जो किसी पे डिपेंड नहीं करती हैं, वो खुद एक मीनिंग कन्वे करती हैं, उस तरह की क्लोज को हम इंडिपेंडेंट कहते हैं। तो यहाँ पे दो इंडिपेंडेंट क्लोज हैं जो कंजंक्शंस के थ्रू उनको सेपरेट किया जाता है, उनका लिंक बनाया जाता है। तो कंजंक्शंस किसको कहते हैं, एंड, बट, और, सो, यट एंड फॉर। इस तरह के जो वर्ड्स हैं वो कंजंक्शंस में आते हैं। फॉर एग्जांपल, वन एरो इज़ ईजिली ब्रोकन बट यू कांट ब्रेक अ बंडल ऑफ 10। अब यहाँ पे जो फर्स्ट क्लोज थी, वन एरो इज़ ईजिली ब्रोकन, अब ये जो क्लोज है हमें प्रॉपर मीनिंग कन्वे करिए, ये एक इंडिपेंडेंट क्लोज है। इसके बगैर अगर हम नेक्स्ट क्लोज इसमें ऐड नहीं भी करते तो हमें बात जो है वो क्लियरली समझ में आ रही है। लेकिन ये कंपाउंड सेंटेंस है, इसलिए हमने इसमें कोऑर्डिनेटेड कंजंक्शंस को ऐड किया है, बट को इसमें ऐड किया है और सेकेंड क्लोज बनाई है। सेकेंड क्लोज जो है वो भी इंडिपेंडेंट क्लोज है, अगर हम उसको सेपरेटली लिखें तो हमें बात समझ में आ रही है। सेकेंड क्लोज क्या है, यू कांट ब्रेक अ बंडल ऑफ 10। अब ये भी हमें प्रॉपर मीनिंग कन्वे कर रही है। उसके बाद ये जो होगा वो कंपाउंड सेंटेंस होगा। इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो आप यहाँ पे से और ज़्यादा देख सकते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की अगर हम बात करें, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किसको कहते हैं, वन इंडिपेंडेंट क्लोज विद वन और मोर सबऑर्डिनेट क्लोजेस ज्वाइंड बाय अ सबऑर्डिनेटर। अब यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट क्लोज है और दूसरे जो किसी के साथ जुड़ी हुई है सब ऑर्डिनेट क्लोजेस के साथ, ठीक है। तो इसकी यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हैं। और इसमें जो है हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हमारी इंपॉर्टेंट सबऑर्डिनेटर्स क्या हैं, हमारा टाइम है, प्लेस है, कॉज है, कंडीशन है, कंट्रास्ट है, एडवर्सेटिव है, अदर है, ठीक है। अदर जो है, अदर में आएगा दैट, विच, हु एवर, हुम, व्हाट, व्हाई, हाउ। इस तरह के जो वर्ड्स होंगे वो हमारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में आएंगे। उसके बाद कंपाउंड कॉम्प्लेक्स क्या है, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स है एट लीस्ट टू इंडिपेंडेंट क्लोजेस एंड एट लीस्ट वन सबऑर्डिनेटेड क्लोज। तो टू इसमें सब इंडिपेंडेंट क्लोजेस होती हैं जो किसी पे डिपेंड नहीं करती हैं, और एक इसमें सब ऑर्डिनेटिंग क्लोज होती है जो डिपेंड करती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप उसकी एग्जांपल है, टेल मी व्हाट यू ईट एंड आई विल टेल यू व्हाट यू आर। अब ये जो होगी वो कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स होगी, जिसमें कंपाउंड का भी थोड़ा सा होगा, सेंटेंस क्लोजेस होंगे और कॉम्प्लेक्स के भी होंगे। तो यहाँ से आप इसका आइडिया लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अब यहाँ पे है कि आपने सेंटेंस का पर्पस क्या है। तो सबसे पहले है डिक्लेरेटिव। डिक्लेरेटिव मीन्स कि आप डिक्लेयर करते हैं, स्टेटमेंट्स देते हैं, स्टेटमेंट्स बनाते हैं, क्लियरली तौर पे एक सेंटेंस को क्लियर करते हैं, डिक्लेयर करते हैं। सेकंड पे है इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव मीन्स टू इशू रिक्वेस्ट और कमांड्स। आप इशू को सॉल्व करते हैं रिक्वेस्ट और कमांड्स के थ्रू। उसके बाद इंट्रोगेटिव है टू आस्क क्वेश्चंस। आप इसमें सवाल जो है वो आप पूछते हैं। और एक्सक्लेमेटरी में है कि टू मेक एक्सक्लेमेशंस। तो यहाँ पे ये इसके पर्पस बताए हैं, सेंटेंस पर्पस के। उसके बाद लेक्चर नंबर 14 है रिपोर्टेड स्पीच। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच किसको कहते हैं। रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं इज़ व्हेन वी टेल समवन व्हाट अनदर पर्सन सेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, कि एक पर्सन ने डायरेक्टली बोला है या फिर इनडायरेक्टली बोला है, उसको हम
रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। जो दूसरे पर्सन का हमारे साथ कांटेक्ट है, हमारे साथ कम्युनिकेशन है, उसको उसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। अब यहाँ पे दो तरह की रिपोर्टेड स्पीच हैं, डायरेक्ट स्पीच है और इनडायरेक्ट स्पीच है। आपने इसको बहुत गौर से सुनना है, ये बहुत इजी है। डायरेक्ट स्पीच जो है वो होती है जो हमें डायरेक्टली बताई जाती है, जो एग्जैक्ट वर्ड होते हैं उसको हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। जो हमारे एग्जैक्ट वर्ड्स आर रिप्रोड्यूस्ड, एग्जैक्ट वर्ड्स को रिप्रोड्यूस किया जाता है। कोई भी राइटर के जो कोटेशंस होती हैं, आपने अक्सर देखा होगा, हम किसी अगर शेक्सपियर राइटर की बात कर रहे हैं या हम कोई सैमुअल जॉनसन की बात कर रहे हैं, तो हम कोई राइटर का जो है वो कोटेशन ऐड करते हैं, उसकी कोमास के थ्रू हम उसको ऐड करते हैं अपने सेंटेंसेस में। अपनी जो पैराग्राफ, जो भी राइटिंग हम लिख रहे हैं, हम उसमें ऐड करते हैं, उसके एग्जैक्ट वर्ड्स को हम लोग ऐड करते हैं, उसकी डेफिनेशंस को ऐड करते हैं। तो कोई भी ऐसी चीज़ को हम लोग ऐड करते हैं किसी राइटर की, उसको हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं, उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होती। और इनडायरेक्ट स्पीच किसको कहते हैं? इनडायरेक्ट स्पीच उसको कहते हैं विच टेल्स यू व्हाट समवन सेड बट डज नॉट यूज़ पर्सनस एक्चुअल वर्ड्स। इसमें हम लोग एक्चुअल वर्ड्स को यूज़ नहीं करते हैं, हम इनडायरेक्टली अपने वे से, अपनी तरह से हम दूसरे पर्सन को इनडायरेक्टली मैसेज कन्वे करते हैं जो हमें दूसरे पर्सन ने बताया होता है। यानी कि हम राइटर की ही एग्जांपल जैसे हमने डायरेक्ट स्पीच में ली है, हम सैमुअल जॉनसन की बात कर रहे थे, तो सैमुअल जॉनसन का हमने कोई भी ऐसा राइटर का टोन बताना है, राइटिंग स्टाइल बताना है, तो हम अपने तरीके से, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से इनडायरेक्टली हम सेकंड पर्सन को, जो ऑडियंस है हमारा, जो राइटिंग है, हम उसमें लिखेंगे। ये नहीं कि हम कोई ऐसी एक्चुअल वर्ड्स को यूज़ करेंगे, हम एक्चुअल वर्ड्स, एग्जैक्ट वर्ड्स को इसमें यूज़ नहीं करते इनडायरेक्ट स्पीच में। उसके बाद यहाँ पे आप इसकी दोनों के कंपैरिजन देख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग देख सकते हैं, इसकी एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। अब यहाँ पे रूल्स बताए हैं चेंजिंग डायरेक्ट टू इनटू इनडायरेक्ट। हम डायरेक्ट, जो भी डायरेक्ट स्पीच होती है, जो भी हम डायरेक्टली एग्जैक्टली वर्ड्स को हम लोग किस तरह इनडायरेक्ट वर्ड्स में चेंज करते हैं, तो उसका वो बताया है इन्होंने। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन प्रोनाउन नो चेंज। तो आई को हम लोग माई में चेंज करते हैं अपने इनडायरेक्ट स्पीच में, और मी में चेंज करते हैं। वी को हम और में चेंज करते हैं और अस में चेंज करते हैं। सेकंड पे हम लोग सेकंड पर्सन में हम यू को योर में चेंज करते हैं और यू में चेंज करते हैं। ही को हम हिज में चेंज करते हैं और हिम में चेंज करते हैं। तो ये इन चीज़ों का भी हम लोगों ने ध्यान रखना होता है इनडायरेक्ट स्पीच में, कि हम कौन से सेंटेंस को किस तरह से चेंज कर रहे हैं। लेक्चर 15 है ग्रामेटिकल सेंटेंस इश्यूज़। इसमें हम क्या देखने वाले हैं? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखने वाले हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है कि एक सेंटेंस में हमारा पास सब्जेक्ट भी होता है, हर सेंटेंस में हमारे पास सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, और इन दोनों का जो एग्रीमेंट है उसको हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं। सब्जेक्ट हमने जो यूज़ करना है उसका ही हमने वर्ब यूज़ करना है, उसी से रिलेटेड उसका एग्रीमेंट यूज़ करना है, उसको हम एग्रीमेंट कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल वन डॉग इज़ सिटिंग ऑन द ग्रास। अब यहाँ पे जो वन डॉग है वो सब्जेक्ट है, और जो इज़ है इसका हेल्पिंग वर्ब जो है वो इसका वर्ब है। अब ये जो सब्जेक्ट और वर्ब है ये इन दोनों का एग्रीमेंट है। अगर मैं यहाँ पे ज़्यादा डॉग्स का जिक्र करती हूँ, अभी मैंने यहाँ पे वन डॉग का जिक्र किया था, इसीलिए मैंने इसको यूज़ किया है, इसके वर्ब को यूज़ किया है। लेकिन अगर मैं कहती हूँ कि टू और मोर डॉग्स, तो फिर मैं क्या कहूँगी कि आर। अब फिर मैं इसमें आर को ऐड करूँगी। इस तरह आपने सब्जेक्ट वर्ब को, जो भी एग्रीमेंट होगा, वो सब्जेक्ट अगर चेंज है तो फिर वर्ब भी चेंज होगा। इन दोनों का जो चेंजमेंट है, जो चेंजमेंट हो जाएगी, उसको हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक्सरसाइजेस दी हैं, आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। मैंने सिर्फ आपको छोटा सा पॉइंट ऑफ व्यू दिया है, अपना कॉन्सेप्ट शेयर किया है। उसके बाद प्रॉब्लम्स ऑफ प्रोनाउन, इसकी क्या प्रॉब्लम है सिंगुलर की और प्लूरल की। अब यहाँ पे हम लोग सिंगुलर प्लूरल की किस तरह से प्रॉब्लम है कि हम लोग क्या करते हैं कि अगर हमने सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, तो हमने जो है वो वर्ब जो है वो हमने प्लूरल वाला यूज़ कर दिया है। लाइक हमने वन डॉग,
तो आर, इसमें वर्ब जो था वो हम लोगों ने आर यूज़ कर दिया, तो ये जो होगी वो प्रॉब्लम होगी और हमारा सेंटेंस जो होगा वो रॉन्ग कंसीडर होगा। इसीलिए हम लोगों ने ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट क्या है, उसके अकॉर्डिंग हमने एग्रीमेंट लिखना है, उसके अकॉर्डिंग हमने वर्ब लिखना है। तो यहाँ पे सिंगुलर है, जैसे द डॉक्टर फिनिश्ड हर राउंड्स। अब यहाँ पे जो डॉक्टर है वो इसके साथ हमने रिप्लेस कर दिया, उसको चेंज कर दिया हमने प्रोनाउन के साथ, हर के साथ। अब अगर हम प्लूरल सेंटेंस की बात करें, दी डॉक्टर्स, ज़्यादा डॉक्टर्स की बात हो रही है, फिनिश्ड देयर राउंड्स, तो यहाँ पे हम चेंज प्रोनाउन को किसके साथ चेंज करेंगे, देयर के साथ। तो इस चीज़ का हमने ध्यान रखना है कि सिंगुलर की बात सेंटेंस यूज़ हो रहा है तो हमने उसके अकॉर्डिंग प्रोनाउन को चेंज करना है, और अगर प्लूरल की बात हो रही है तो हमने उसके अकॉर्डिंग प्रोनाउन को चेंज करना है। तो आई होप कि आपको वर्ब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट समझ में आया होगा, और बाकी सारी जो भी मैंने आपके साथ 3 लेक्चर्स शेयर किए हैं, 13, 14, 15, वो आपको समझ आए होंगे। आपने बाकी वीडियोस भी मेरी समझनी है ताकि आपको ये वाले जो लेक्चर्स हैं वो भी समझ में आए अच्छे तरीके से। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।